Hello everyone, welcome you all to परचम क्लासेस. आई एम जानवी. सी हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लूसेंट जीके की एमसीक्यू की सीरीज. इस पर्टिकुलर सीरीज में बेसिकली जितने भी आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं और उसमें हम चैप्टर वाइज यहाँ पर एमसीक्यू का डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं. अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट parchamclasses.in पर जा सकते हो. वहां पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल करा दी गई है. जिन बच्चों के पास पीडीएफ बैंक है उनके पीडीएफ बैंक में ऑटोमेटिक इस लेक्चर की पीडीएफ को ऐड ऑन कर दिया जाएगा. जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ बैंक के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं कि पीडीएफ बैंक के अंदर यूट्यूब पे अवेलेबल जितने भी यहाँ पे लेक्चर्स हैं उन सब की पीडीएफ आपको मिल जाती है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी सब्जेक्ट और इकोनॉमी में हम आज बात कर रहे हैं डेवलपमेंट इन इंडिया की. यहाँ पर हम जो पहले के इंपॉर्टेंट जो भी डेवलपमेंट इवेंट्स हुए हैं उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं. लाइक फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कब हुआ, स्टीम्ड इंजन कब ऑफ हुआ, उसके बाद आपकी कौन सी ऐसी कमेटी बनी जो पेट्रोलियम और ऑयल प्राइसेस पे सजेशंस जिन्हें देना था. तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, When was the first train steamed off in India? आंसर हो जाएगा आपका बी. सॉरी ये पीडीएफ मिस्टेक है. यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी 1853. यहां पर जो पहली पैसेंजर ट्रेन आपकी चलाई गई थी वो अप्रैल 16, 1853 में चलाई गई थी. ये जो ट्रेन थी वो आपकी बोरीबंदर जो कि आपका प्रेजेंट डे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है बॉम्बे में, वहां से चली थी और थाने तक गई थी. बेसिकली 34 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हुए. और उस समय जो ये सारी ट्रेन थी उनको ऑपरेट कर रहा था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे. नेक्स्ट, वेयर वॉज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? किस जगह पर पहली बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को इंट्रोड्यूस किया गया था? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, कोलकाता के अंदर. यहां पर देखो जो पहला डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था जुलाई 24, 1879 में. ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो आपकी पीडब्ल्यू फ्लरी एंड कॉर्पोरेशन ने कंडक्ट कराया था. उसके बाद जो मेजर डेवलपमेंट हुई 1881 में, यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम 36 लाइट्स को यूज किया गया था टू लाइट अप अ कॉटन मिल इन कलकत्ता. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज और कमीशंस वाज फॉर्म टू स्टडी एंड सजेस्ट प्राइसिंग फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर इन इंडिया? तो कौन सी कमिटी थी जिसे यहाँ पे अपॉइंट किया गया था ताकि वो सजेस्ट करें, स्टडी करें और प्राइसिंग जो है भारत के अंदर और नेचुरल गैस की और ऑयल की जो प्राइसिंग है उनको किस तरीके से आगे रेगुलेट किया जाए इस पे सजेशंस दें? तो देखो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा बीके चतुर्वेदी कमेटी. इन्हें अपॉइंट किया गया था इन सारी चीजों पे सजेशंस देने के लिए. और साथ ही साथ ये जो कमेटी थी इन्हें एक आउटलाइन मैप भी बनाना था कि यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग रख सके और मार्केट डिमांड जो मार्केट के हिसाब से प्राइसिंग है ऑयल की उसको कंट्री के अंदर सेट कर सके. नेक्स्ट, which is not the objective of public procurement and distribution system followed by Indian government? देखो जो public procurement and distribution system है उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. तो आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. देखो फूड ग्रेन के प्रोडक्शन का कंट्रोल करना ये जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव नहीं है. बेसिकली यहां पर आप देखोगे तो ये काम करता है जो भी कंज्यूमर गुड्स हैं उनको सब्सिडाइज प्राइस पर लोगों तक पहुंचाया जा सके. मेन जो काम है पीडीएस सिस्टम का यही है. पीडीएस सिस्टम के ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है? फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी एलिवेशन, न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ाना, इन्फ्लेशन को जो है जो भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या फिर जो आपका फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं उन्हें जो है कंट्रोल करना, प्राइस जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसे कंट्रोल करना, और जो गरीब हैं जो बीपीएल हैं उनके लिए यहाँ पर फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी कराना. तो ये सारी चीजें जो है वो ऑब्जेक्टिव है पीडीएस सिस्टम का, ना कि आपका जो प्रोडक्शन है उसे कंट्रोल करना.
नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। ठीक है, ये इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एडल्ट लिटरेसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इनमें से कौन से इंडिकेटर को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए यूज किया जाता है वाइल प्रिपेयरिंग? तो यहाँ पे ए हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट। उसके बाद आप देखो कौन कौन से और इंडिकेटर्स हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग यहाँ पर, और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और जो आपका ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटा। इन सारी चीजों को एज एन ह्यूमन इंडिकेटर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एज एन इंडिकेटर लिया जाता है। Which of the following scheme was launched to promote basic education in India and attract children in school going टू अटेंड दी क्लासेस? देखो यहाँ पर किस सिस्टम को, किस स्कीम को लॉन्च किया गया था सो दैट जो बेसिक एजुकेशन है वो प्रमोट की जा सके इंडिया के अंदर, और साथ ही जो बच्चे हैं स्कूल गोइंग एज के उनको अट्रैक्ट किया जा सके। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मिड डे मील स्कीम की शुरुआत की गई थी। बेसिकली 15 अगस्त 1995 में इस स्कीम को शुरू किया गया था, और तब उसका नाम था नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर टू प्राइमरी एजुकेशन। फिर बाद में आप देखोगे 2007 में इसका नाम बदल के नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स रखा गया, और तब से हम इसे मिड डे मील स्कीम के नाम से जानते हैं। अब मिड डे मील स्कीम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे? तो देखो सबसे पहला था कि जो बच्चों की एनरोलमेंट है स्कूल्स में वो बढ़ाई जा सके, साथ ही साथ बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा अटेंड करें डेली बेसिस पे स्कूल, अगर यहाँ पे डेली मिड डे मील जो है उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स हैं 1 to 8 क्लास के उनको रिटेन किया जा सके। जो फर्स्ट में पढ़ रहा है, ये नहीं कि फर्स्ट के बाद वो सेकेंड में ड्रॉप आउट कर जाए, थर्ड का बच्चा फिर ड्रॉप आउट कर जाए, वो कंटिन्यूअस 1 to 8 जो है वो क्लासेस करे और वो पूरे बैच जो है वो रिटेन किया जा सके। उसके बाद बच्चों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना और हंगर और माल न्यूट्रिशन जैसी चीजों को कर्ब आउट करना भी एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव था मिड डे मील का। नेक्स्ट, इन इंडिया डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? भारत के अंदर डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कहां देखने को मिलता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है, ऑप्शन ए। अब देखो यहाँ पर 25 से 30% जो वर्किंग पॉपुलेशन है रूरल इंडिया की, वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो शिकार है। बेसिकली डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जहां पर किसी काम को करने के लिए एक से ज्यादा लोग लगे हुए हों अननेसेसरी, ठीक है, इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अब आप जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर का ही। आप देखोगे जो मार्जिनल लैंड जो फार्मर्स है जिनके पास छोटी लैंड्स है, उनकी पूरी फैमिली उस छोटी सी एक लैंड पे प्रोडक्शन यानी क्रॉप को जो है आपका सो करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए वहां पे 5 से 6 से 7 लोग जो है काम करते हैं। जबकि अगर हमें उस काम को कंडक्ट कराने के लिए 5 ही लोगों की जरूरत है, तो यहाँ पर जो 2 से 3 लोग एक्स्ट्रा एड ऑन हो रहे हैं उसी काम को करने के लिए, तो 5 की जरूरत है तो 8 लोग काम कर रहे हैं। तो यही होता है आपका डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, द मेजर एम ऑफ डिवैल्यूएशन इज टू, हम मनी को डिवैल्यूएट करते हैं जब, तो उस डिवैल्यूएशन के पीछे का मेन कारण क्या है, किस लिए करते हैं हम? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए। अब देखो यहाँ पर कंसेप्ट समझो थोड़ा डिवैल्यूएशन का। बेसिकली डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अपनी करेंसी की वैल्यू को खुद से ही इंटेंशनली जानबूझकर कम कर देती है। अब उससे क्या होगा कि जब वो करेंसी की वैल्यू कम कर देगी तो जो आपका एक्सपोर्ट होगा वो चीपर हो जाएगा, और जो हम आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इंपोर्ट जो है कम हो जाएंगे। और क्या क्या होगा यहाँ पे, ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए भी डिवैल्यूएशन किया जाता है, सॉवरेन डेब्ट बर्डन्स को कम करने के लिए और इंटरेस्ट पेमेंट को लोअर डाउन करने के लिए भी डिवैल्यूएशन की जाती है करेंसी की। नेक्स्ट, a situation where we have people whose level of income is not sufficient to meet the minimum consumption expenditure is considered as, देखो एक ऐसी स्थिति जहां पर जो लोग हैं उनका जो लेवल ऑफ इनकम है वो इतना भी सफिशिएंट नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को, यानी कि जो मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको भी कंप्लीट कर पाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो देखो इस कंडीशन को हम कहेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी की कंडीशन।
यानी कि ऑप्शन ए। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो यहाँ पर आप समझो कि एक्सट्रीम डेप्रिवेशन है आपका उस पर्सन या हाउस होल्ड में, वहां पर बेसिक नेसेसिटी भी पूरी नहीं हो पा रही है। बेसिक नेसेसिटी लाइक यहाँ पे आपका फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वाटर, बेसिक एजुकेशन और बेसिक मेडिकल केयर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जब ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उस स्टेट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी और स्टेट, ठीक है। और साथ ही साथ एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम इस्तेमाल करते हैं एज एन इंडिकेटर टू मेजर द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। नेक्स्ट, consider the following specific stage of demographic transition associated with economic development। ठीक है, यहां पर देखो आपके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दिए गए हैं, उनकी 3 स्टेजेस दी गई हैं। अब हमें जो है इसे करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है कि फर्स्ट कौन है, सेकेंड और थर्ड कौन है। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी 2, 3 और 1। सबसे पहले यहाँ पे आपका हाई बर्थ और हाई डेथ रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई बर्थ रहेगी, बर्थ भी ज्यादा हो रही है, डेथ भी ज्यादा हो रही है, तो लिटिल पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। सेकंड में आपका क्या है कि ये जो है आपकी कंडीशन है डेवलपिंग कंट्री की, जहां पर हाई बर्थ रेट है लेकिन डेथ रेट जो है वो कम हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, यानी पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ती है। देन जो लास्ट होता है, जो स्टेशनरी स्टेज आ जाता है जब, तो यहाँ पर आपका बर्थ रेट भी कम हो जाती है और डेथ रेट भी जो आप देखोगे तो वो भी एक कम हो जाती है, और जो पूरी की पूरी आपकी पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज हो जाती है, यानी कि ना लोग जन्म ले रहे हैं ना लोग मर रहे हैं, स्टेबलाइज्ड पोजीशन पे आ गए हैं। नाउ आज देखो बायो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली किस तरीके का रूट सिस्टम है, कौन कौन से ऐसे यहाँ पे आपके क्रॉप्स हैं जो स्टेम प्लांट्स में हैं, या फिर आपके नॉर्मल जो लीव्स हैं, या फिर मॉडिफिकेशन हो रहा है लीव्स में, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, रूट डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी एक्सेप्ट द रेडियल, ठीक है। तो यहां पर जो रूट है उसकी डेवलपमेंट रेडियल पार्ट को छोड़कर किसी भी प्लांट के बॉडी पार्ट से हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे। तो देखो उसे हम एडवेंटिटियस रूट जो है कहेंगे। जब भी जो रूट है वो प्लांट के किसी भी हिस्से से निकले लेकिन वो रेडिकल से ना निकल रही हो तो उसे एडवेंटिटियस रूट कहा जाता है। इस तरीके की जो रूट्स होती हैं वो आपकी कॉमनली मोनोकॉट्स, टेरिडोफाइट और कुछ डाइकॉट्स प्लांट में देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ जो एडवेंटिटियस रूट है वो लीव्स के डेवलप्ड फॉर्म में भी आपको देखी जा सकती है। नेक्स्ट, रूट्स अराइज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एरियल ब्रांच ऑफ दी बनियान ट्री इज कॉल्ड। तो देखो जो आपका बनियान ट्री होता है, बरगद का पेड़ जिसे हम कहते हैं, तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल एरियल ब्रांचेस आप देखते हो निकलते हुए, उस पर्टिकुलर को जो रूट्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो देखो जो वहां से रूट हैंग आउट कर रही हैं उन्हें हम प्रॉप रूट कहते हैं, ठीक है। बेसिकली प्रॉप रूट का क्या क्या काम है, तो देखो जितने भी एरियल रूट है, हैंगिंग स्ट्रक्चर रूट है, पिलर लाइक एडवेंटिटियस रूट है, इन सारी रूट्स को हम प्रॉप रूट्स कहेंगे। देखो ये जो प्रॉप रूट्स है इनका काम क्या है, ये पिलर की तरह एक्ट करती हैं। अब जो बनियान का ट्री होता है उसकी जो ब्रांचेस आपकी हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस जो निकलती हैं वो काफी भारी होती हैं, तो अब उनको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए वो जो रूट्स हैं बैलेंस करती हैं ताकि जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ज्यादा झुके ना, ठीक है। जो एक पेड़ है आपका पूरा का पूरा वो एक स्टेबलाइज्ड कंडीशन में रह सके, तो इसलिए यहां पर प्रॉप रूट्स का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, पोटैटो ट्यूबर इज नॉट अ मॉडिफाइड रूट बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन। जो पोटैटो ट्यूबर है वो रूट का मॉडिफिकेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो यहां पर हम जो है देखोगे कि इट बियर स्पाइरली अरेंज्ड आई विच रिप्रेजेंट नोड्स। यहां पर पोटैटो के अंदर नोड्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम मॉडिफाइड रूट नहीं कहेंगे, ठीक है। यहां पर क्यों नहीं कहेंगे, देखो जो पोटैटो होता है वो एक स्टेम होता है, उसे हम रूट कंसिडर नहीं करते हैं। और जो स्टेम प्लांट होते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक जहां जहां पाई जाएंगी उनको हम एज अ रूट कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, नोड्स, इंटरनोड्स, लीव, बड्स और ट्रांसपोर्ट टिश्यू पाई जाती है। तो इस कारण से जो है हम यहाँ पर इसे रूट्स के अंदर कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट,
During spring season, leaves from the branches of tree are fallen due to which of the following? अब देखो क्या होता है ना कि बेसिकली आप देखोगे कि जब भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो होते ही हैं लेकिन कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे अभी आपके सामने क्वेश्चन है तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे कि अगर आपके 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 5 से 7 क्वेश्चंस आपको जनरल स्टडीज में स्पेसिफिकली अप्लाइड साइंस पे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, ना कि डायरेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब स्प्रिंग सीजन आता है तो जो लीव्स हैं वो पेड़ से गिरने लगती हैं, जो ब्रांचेस हैं वहां से फॉल करने लगती हैं। तो क्यों ऐसा होता है? फॉर्मेशन ऑफ सेपरेटिंग लेयर की वजह से ऐसा देखा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। देखो यहाँ पर एक लेयर फॉर्म होती है आपकी, एब्सिशन लेयर हम कहते हैं जिसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये लीफ पेट्यूल और स्टेम के बीच में फॉर्म होती है सो दैट जो न्यू लीफ की ग्रोथ है उसको प्रमोट किया जा सके। तो ये लेयर जो है स्प्रिंग समय में फॉर्म होती है सो दैट जो ओल्ड आपकी लीव्स हैं वो पेट्यूल से अलग हो जाएं, ठीक है, और यहाँ पर दूसरी जो है न्यू लीफ का फॉर्मेशन देखा जा सके। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम पोलन सैक, यहां पर आपका हो जाएगा पोलन सैक है ये SAC, ठीक है, पोलन सैक टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड व्हाट? तो यहां पर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है पोलन सैक के जो स्टिग्मा का पोलन सैक है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो इस पूरे प्रोसीजर को हम पॉलिनेशन कहेंगे, ठीक है। जो पॉलिनेशन होता है बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये भी आप याद रखो कहां से होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से, कहां होता है? फ्लावर के स्टिग्मा में होता है, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब पॉलिनेशन जो है फ्लावर टू फ्लावर भी हो सकता है, विद इन फ्लावर भी हो सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे पॉलिनेटिंग एजेंट भी होते हैं, जैसे कि आपका बर्ड हो गया, बीज हो गया, बटरफ्लाई हो गया, मॉथ हो गया, और साथ ही साथ आप देखोगे कि एनिमल्स के अलावा विंड और वाटर भी वन ऑफ दी एक एजेंट की तरह काम करते हैं पॉलिनेशन की प्रक्रिया में। नेक्स्ट, विविपेरी मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय विविपेरी? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, जर्मिनेशन ऑफ सीड इन फ्रूट अटैच टू पेरेंट प्लांट, ठीक हो। जब भी जो सीड है आपका, ठीक है, सीड का जर्मिनेशन हो रहा है फ्रूट के अंदर लेकिन वो पेरेंट प्लांट से अपने अटैच्ड हैं, उसी को हम कहेंगे विविपेरी, ठीक है। अब यहां पर देखो, द सीड डेवलप इनटू सीडलिंग बिफोर सेपरेटिंग फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। अब सबसे पहले तो यहाँ पे सीड का जर्मिनेशन हो जाएगा, फिर क्या होगा कि वो जो पूरी की पूरी सीड है वो सीडलिंग में कन्वर्ट होगी एंड देन वो अपने पेरेंट प्लांट से जो है वो अलग होती है। इसे हम प्री मैच्योर जर्मिनेशन भी कहते हैं। और अगर आप देखोगे तो विविपेरी का जो फेनोमेना है वो आपको एंजियोस्पर्म्स वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें कॉमनली देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, which of the following part modified into pitcher in pitcher plant? अब देखो जो पिचर प्लांट होता है, ठीक है, उसमें जो आपका पिचर होता है बेसिकली जो वो वाला पोर्शन जहां से वो इंसेक्ट को ट्रैप डाउन करता है, तो वो किस पार्ट का मॉडिफिकेशन है? कौन सा पार्ट है? स्टीम है, रूट है, लीफ है, कौन सा पार्ट मॉडिफाई हुआ है यहाँ पे पिचर प्लांट में? तो देखो लीफ की बात की जा रही है, ठीक है। ऑप्शन बी, जो आपका लैमिना है लीफ का वो जो है पिचर प्लांट के अंदर मॉडिफाई होता है। बेसिकली जो आपका एपेक्स लीफ है उसका जो लिड है बेसिकली वो ऐसे एक तरीके से ओपन आउट रहता है, उसमें से एक ऐसी फ्रेग्रेंस जाती है जिससे जो इंसेक्ट होते हैं वो उस प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होके चले आते हैं। इसलिए पिचर प्लांट को आप जानते हो हम कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं क्योंकि वो जो है इंसेक्ट को खाते हैं। तो यहाँ पर स्मेल से वो पहले इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे और जब जो इंसेक्ट है वो उनके पिचर पे जाके जैसे ही बैठता है वो अपने पिचर को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। और पिचर जो है किसका मॉडिफिकेशन है ये भी चीज ध्यान रखोगे, लीफ का। तो यहां से 3 चीजें हैं, लीफ मॉडिफाई हो रही है, ये कार्निवोरस प्लांट है, ठीक है, और यहां पर अपनी स्मेल का यूज करता है जो इंसेक्ट है उनको अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, द स्टेम मॉडिफाई टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ एंड मैरी इंटरनोड्स इज कॉल्ड व्हाट? देखो दिए गए में से कौन सा स्टीम का मॉडिफिकेशन है वो अपने आप को मॉडिफाई करती है टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ एंड मैनी इंटरनोड, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ए,
फाइलोक्लैट की बात की जा रही है। ये एक स्टेम है। फाइलोक्लेट जो होते हैं वो स्टेम होते हैं, लेकिन वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि जो लीफ का फंक्शन है, जो लीफ आपकी फंक्शन करती है, क्या फंक्शन करती है, लाइक फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन है वो कैरी आउट कर सके। फैलोक्लेट्स जो होते हैं वो फ्लैट ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेटिक ब्रांचेस होती हैं और उनके पास स्टेम और नोड्स और इंटर नोड्स भी आपको उनके स्टेम पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट के, सो दैट वो सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट, विच प्लांट ग्रो इन सलाइन सॉइल। यहां पे ध्यान देना, यहां पे ये नहीं आपसे पूछा जा रहा है ड्राई रीजन, सलाइन सॉइल की बात की जा रही है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, हेलोफाइट्स। अब देखो यहां पर 3 टाइप्स के आपकी प्लांट्स की एडेप्टेबिलिटी कंडीशन के हिसाब से कैटेगराइजेशन किया गया है। पहले होते हैं जेरोफाइट। ठीक है, अक्सर आप क्या करते हो कि हेलोफाइट्स को जेरोफाइट से कंफ्यूज कर देते हो। देखो जेरोफाइट्स जो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ड्राई कंडीशंस में या फिर ड्राई हैबिटेट्स में रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, दे आर जेरोफाइट्स। देन कम्स हेलोफाइट। ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं, यानी कि ऐसी जगह जहां का जो आपका सॉइल है वो सलाइन हो, उस जगह पर ये जो है ग्रो आउट करते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट बाय द नेम हाइड्रो से ही पता चल रहा है कि ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, एक्वेटिक कंडीशंस में रहने के लिए एडेप्टेड प्लांट है। नेक्स्ट, कोकोनट एंड मैंगो ग्रुप्ड अंडर विच काइंड ऑफ फ्रूट। देखो कोकोनट और मैंगो को हम किस कैटेगरी का फ्रूट कहते हैं, तो देखो ये ड्रूप होते हैं। ठीक है, ड्रूप क्या होता है, देखो इन्हें हम ड्रूप फ्रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली जो ड्रूप्स होते हैं वो आप देखोगे फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं। तो आपको कोकोनट और मैंगो में भी फ्लैशी पोर्शन जो आप खाते हो, जो बेसिकली जो मैंगोज में हम खाते हैं वो उसका फ्लैशी पोर्शन है। ठीक है, सिंगल सीड होता है, जो आम की जो गुठली होती है जिसे हम कहते हैं वो है आपका पूरा का पूरा सिंगल सीड। ठीक है, अब वो जो सिंगल सीड है वो बेसिकली जो हम आपका जब मैंगो आप देखोगे तो मैंगो के अंदर जो फ्लैश पोर्शन हटाने के बाद जो आप देखते हो, जिसे हम गुठली कहते हैं आम भाषा में, वो एंडोकार्प होता है और उसके अंदर होता है आपका सीड। ठीक है, और उस एंडोकार्प के चारों तरफ वो फ्लैशी पार्ट जो एडिबल पार्ट होता है ड्रूप फ्रूट्स का, वो सराउंड करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ड्रूप फ्रूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, अक्सर पूछा जाता है, तो हमें याद रखना है कि ड्रूप फ्रूट किसे कहते हैं। दे आर फ्लैशी सिंपल, और जो सीड है वो एंडोकार्प से सराउंडेड है और एंडोकार्प जो है वो फ्लैशी एरिया से सराउंडेड है। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो हम यहां पर केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं और इसमें हम पढ़ रहे हैं आज रेडियो एक्टिविटी एंड केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक हैं। लेकिन देखो केमिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन है जो मैं शेयर करना चाहूंगी। जो भी बच्चे 2024 का एसएससी टारगेट कर रहे हैं, यहां पर उनके लिए एक कोर्स है एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024। इस कोर्स के अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही साथ इन लेक्चर्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस आपको यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे, साथ ही साथ डिटेल्ड एनालिसिस और डिस्कशन कंडक्ट किया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और आपको 10 मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे सो दैट वो आपकी प्रैक्टिस को और एनहेंस कर सके। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप दिए गए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नाउ, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। जो हाइड्रोजन बम है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखो न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रिंसिपल है, यहाँ पर बेसिकली जो हाइड्रोजन बम होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। न्यूक्लियर फ्यूजन का क्या प्रोसेस है? न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर 2 लाइट एटम को कंबाइन करके एक न्यू न्यूक्लियस को फॉर्म किया जाता है और इस प्रोसेस में काफी हाई अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। नेक्स्ट, इन न्यूक्लियर रिएक्टर द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लो डाउन बाय व्हाट। अब यहां पे आपसे देखो पूछा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आपके न्यूट्रॉन्स होंगे। अब न्यूट्रॉन्स को देखो, जब यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है बहुत
तेजी से यहाँ पर बहुत हाई वेलोसिटी से न्यूट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो इनकी स्पीड को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, हैवी वाटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हैवी वाटर को हम एज अ न्यूट्रॉन मॉडरेटर की तरह यूज करते हैं, जो कि न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करते हैं ड्यूरिंग द फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो केक इज एन आइटम ऑफ स्मगलिंग अक्रॉस बॉर्डर इज व्हाट? यहां पर देखिए एक आइटम है जिसे आम भाषा में जो स्मगलर्स हैं वो येलो केक बुलाते हैं। तो यहां पर येलो केक किसे कहते हैं? तो देखो, येलो केक यूरेनियम ऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो यूरेनियम ऑक्साइड की जो है स्मगलिंग आपको देखने को मिलेगी बॉर्डर के आसपास। क्यों? क्योंकि देखो, जो यूरेनियम ऑक्साइड होता है वो सबसे पहले तो आप देख ही रहे हो, नाम ही से पता चल रहा है कि बहुत ही ज्यादा यूरेनियम में एनरिच्ड है। साथ ही साथ इससे जो है कई सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव बनाए जा सकते हैं जो ह्यूमन काइंड के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अगर हम येलो केक की बात करें तो ये सॉलिड होता है, येलो कलर का जो पाउडर होता है, फिर इसे फॉर्म किया जाता है जिसे हम यूरेनियम ऑक्साइड कहते हैं। ये जो है आप देखोगे यूरेनियम के ओर से बनाया जाता है यूरेनियम ऑक्साइड। ठीक है, पहले इसे माइन किया जाता है, फिर इसकी लीचिंग की जाती है एंड देन यूरेनियम ऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ इस ओर को क्रश करके फिर केमिकली इसे ट्रीट आउट कर किया जाता है एंड देन ये पाउडर वाला जो सब्सटेंस है येलो कलर का वो हमें फाइनल प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। नाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटॉमिक बॉम्ब। तो यहां पर क्या डिफरेंस है यही पूछा जा रहा है। तो सी, अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक बॉम्ब की बात करोगे तो ये आपका हो जाएगा बी। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो कंट्रोल्ड है कि नहीं है, यही बेसिस डिसाइड करता है कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन है कि एटॉमिक बॉम्ब है। अब देखो, दोनों ही में, न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक बॉम्ब में ही, दोनों में ही आप देखोगे तो न्यूक्लियर फिजन होता है। ठीक है, तो अब यहां पर डिपेंड ये करता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें कंट्रोल्ड फिजन होता है। ठीक है, यहां पर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और यहां से देखो, इस न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज जो है, क्योंकि इसमें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है इसलिए हम इसे यूजफुल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एटॉमिक बॉम्ब की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि जो एटॉमिक बॉम्ब के अंदर जो रिएक्शन होता है वो एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, यानी कि उस पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो लगातार वो जो चेन रिएक्शन है वो होता ही जाएगा और जो एनर्जी है वो रिलीज होती जाएगी। तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वो यही आता है कि किस टाइप का चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड है कि अनकंट्रोल्ड। ये मेन जो बेसिस है वो डिफरेंस का न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक बॉम्ब के बीच में फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के अंदर हमेशा जो एनर्जी है वो स्लो रेट से और एक कांस्टेंट रेट से चलती रहती है, लेकिन वही अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ कमिंग अप नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो कोबाल्ट 60 है उसे हम कॉमनली जो है रेडिएशन थेरेपी में यूज करते हैं बिकॉज ऑफ विच रीजन। ठीक है, तो कोबाल्ट 60 को यहाँ पे हम यूज करते हैं क्योंकि ये गामा रेज जो है एमिट करता है। अब आप देखो, कोबाल्ट 60 जो है वो गामा रे एमिट करता है, गामा रे जो है वो रेडिएशन थेरेपी में यूज होती है। अब आप देखोगे कोबाल्ट 60 जो है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, और आप अगर इसकी वेवलेंथ की बात करोगे तो ये 2 वेवलेंथ में गामा रेज को एमिट करता है, यानी कि 2 टाइप की इसकी वेवलेंथ है। जहां ज्यादा चाहिए वहां ज्यादा का इस्तेमाल किया जा सकता है और जहां कम वेवलेंथ की आवश्यकता है तो वहां पर इसकी कम वेवलेंथ को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अनायंस इज अकर बाय व्हाट। जो अनायन होते हैं उनके फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है? तो देखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ अनायन। जब भी जो है यहाँ पर कोई भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसी एटम में तो वो अनायन बन जाएगा और उसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है, यहां पर आप समझो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है किसी भी एटम के ऊपर। ठीक है, और यहां पर कटायन का फॉर्मेशन कब होगा? जब यहां पर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो यहां पर कटायन का फॉर्मेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप समझो कि एटम्स इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज क्यों करते हैं। देखो, सभी को स्टेबिलिटी चाहिए, सब स्टेबल होना चाहते हैं, तो
एटम्स जो है दो तरीके में बिहेव करते हैं, या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है लूज करके स्टेबल हो या तो फिर गेन करके स्टेबल हो। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज करने की प्रक्रिया चलती रहती है, और इसी अकॉर्डिंग से यहाँ पर चार्जेस भी उन उन पर्टिकुलर एटम्स पे जो है वो लगते हैं। नेक्स्ट, a bond formed by transfer of electron between atom of element is called which of the following bond? देखो, जब भी एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है दूसरे के पास, ठीक है, तब उस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कहेंगे हम। अब देखो, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है आपका आयनिक बॉन्ड। तो जो आयनिक बॉन्ड है उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है एटम्स जो भी हैं एलिमेंट्स ऑफ एटम के बीच में, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है? वन और मोर इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर किए जाए टू और मोर एटम्स के बीच में। साथ ही साथ जो मेटल होता है, अगर आप बेसिकली देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, ठीक है। और आप देखोगे कि यहाँ पे जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो जो है इलेक्ट्रॉन को जो है आप कहोगे कि यहाँ पे एक्सेप्ट करके और नेगेटिव चार्ज यानी अनायन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये आयनिक बॉन्ड की कंडीशंस है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में देखो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। यहाँ पर शेयर कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर दो से ज्यादा एटम्स के बीच में जब भी जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या है? आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एटम्स की शेयरिंग, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी शेयरिंग की जा रही है। मेन पर्पस कोवेलेंट बॉन्ड्स का ये होता है, ठीक है। तो होप आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, विच वन हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? दिए गए में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है? तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन HF के बीच में जो है यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। बेसिकली अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो ये एक ऐसा बॉन्ड है बेसिकली जो हाइड्रोजन और बाकी दूसरे एटम्स के साथ जो है मिलके बनाया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन जो है मोस्टली आप देखोगे जितने भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके जो एलिमेंट्स है, जो एटम्स है, उनके साथ यहाँ पर जो है इस बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दो टाइप के यहाँ पर आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्म होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती है, पहला कौन सा होता है? इंट्रामोलिकुलर होती है और दूसरी होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। तो यहाँ पर जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे उन्हीं के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाता है, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, द ज्योमेट्री ऑफ CCl4 इज व्हाट? ठीक है, तो CCl4 की ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है। यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से एक टेट्राहेड्रल मॉडल का जो है इस तरीके से आपका यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है आप देख सकते हो कि एक सेंटर में आपका कार्बन एटम रहेगा और इससे जो है आपके 4 क्लोरीन जो है ये आपके अटैच्ड हैं, ठीक है, 4 क्लोरीन। अब यहाँ पर आप देखोगे तो CCl4 जो है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? तो CCl4 का यूज किया जाता है जो रेफ्रिजरेंट्स हैं और जो एरिसोल है उनके मैन्युफैक्चरिंग में, ड्राई क्लीनिंग फ्लूइड्स को बनाने में, और साथ ही साथ जो इंसेक्टिसाइड्स और शैम्पूज होते हैं उनके जनरेशन में भी इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ एथिलीन। एथिलीन का स्ट्रक्चर क्या है? देखो, एथिलीन का स्ट्रक्चर जो है वो ट्रायंगुलर है, ठीक है, ट्रायंगुलर है। यहाँ पर आप देखो इसका फॉर्मूला क्या है? C2H4, यानी कि कार्बन के यहाँ पर 2 एटम है और हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 हैं। तो आपका हो गया C2 और H4, ठीक है। तो आपका बन गया ये एथिलीन। अब देखो, ट्राइगोनल प्लेनर जो है इसकी ज्योमेट्री होती है। कुछ स्पेसिफिक हम यूज देख लेते हैं एथिलीन का क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मेटल फैब्रिकेशन, रिफाइनिंग और रबर और प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी एथिलीन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक्स। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। हमने इतने सारे डिस्कशंस यहाँ पे किए हैं और बहुत सारे टॉपिक्स को कवर भी कर लिया है। कोई भी डाउट हो, किसी भी सेशन का डाउट हो, तो आप जो है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप जाके रिपीटेड इन सारे क्वेश्चंस को देखो सो दैट आपके एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस तो आपको दिमाग में फिक्स आउट हो जाएंगे कि इनमें से अगर कोई आता है तो यहाँ पर आप मिस आउट ना कर सको एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है?
व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन टू एमिनो एसिड इन अ प्रोटीन? ठीक है, जो दो एमिनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनता है एक प्रोटीन में, उस बॉन्ड को यहां पर क्या कहते हैं, ये आपको आंसर करना है। तो जल्दी जल्दी आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर।